हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन द्वितीय श्रेणी अध्यापक का जो माइनर टेस्ट पेपर 4 हैं, इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। साथियों देखिएगा, 8 मार्च 2026 को ये कलाम एकेडमी के द्वारा आयोजित करवाए गए पेपर हैं। तो 3 टेस्ट मैंने करवा दिए हैं और एक ही क्लास में अपन पूरे 100 प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो आज अपन माइनर टेस्ट पेपर 4 पूरा देखने वाले हैं। जितने भी साथी सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ जाइएगा और रेगुलर इन टेस्टों को आप ज़रूर देखिएगा। इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके भी कुछ बता दिया करो क्लास कैसी लगती है। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आए तो भी आप पूछ लिया करो। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। यहाँ पर कथन दिया गया है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसके काल को? जगत सिंह प्रथम के काल को। ठीक है, वही कारण क्या है कि इस काल में शाही ब्राह्मण ने भागवत पुराण व रामायण जैसे बड़े ग्रंथों का चित्रण किया है। अब देखिए, यहाँ पर कथन सही है। ठीक है, कथन सही है कि महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में साहिबदीन ने भागवत पुराण व रामायण जैसे बड़े ग्रंथों का चित्रण किया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा पहला, कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो साहिब राम है और यहाँ पर क्या आना चाहिए था? साहिब दीन, क्योंकि साहिब दीन ने ही भागवत पुराण व रामायण जैसे बड़े ग्रंथों का चित्रण किया है। इस कारण से यहाँ पर कथन सही है, बाकी कारण क्या है? गलत है। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 नंबर। दूसरा प्रश्न है कि बीकानेर चित्र कला के विष्णु लक्ष्मी चित्र का चित्रण किस चित्रकार ने किया है। देखिए, विष्णु लक्ष्मी चित्र, इसका जो चित्रण है किस चित्रकार ने किया था? तो यहाँ पर होगा हामिद रुकनुद्दीन। ठीक है, इसमें 2 नंबर सही है। तीसरा प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, 18वीं सदी के मध्य में मेवाड़ शैली में साहिबी चित्रण का प्रचलन बढ़ा। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि शाहपुरा शैली मुख्य रूप से फड़ चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? शाहपुरा शैली। तो ये दूसरा भी सही है यहाँ पर। तीसरा है कि व्यक्तिगत आदमकद चित्रण मुख्यतः मारवाड़ शैली की एक निजी विशेषता रही है। तो यही गलत है, क्योंकि ये मारवाड़ शैली ये गलत है। ठीक है, ये मारवाड़ी शैली की जगह यहाँ पर आ जाएगा जयपुर शैली। कौन सी है? जयपुर शैली की एक निजी विशेषता रही है। और जैसलमेर शैली मुगल चित्र से अप्रभावित है। तो ये बात भी सही है, यानी इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? यानी चित्रकार हैं और एक तरफ से संबंधित चित्र शैलियाँ हैं। देखो, चांद ये आ जाएगा अजमेर चित्रशैली। अली रजा, तो अली रजा जैसलमेर से संबंधित नहीं है। अली रजा की बात करें तो साथियों ये है बीकानेर चित्र शैली से संबंधित, बीकानेर। तो ये दूसरा गलत है इसमें। और मीर बख्श ये उनियारा शैली है और बलदेव अलवर चित्रशैली है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में नहीं था? देखो, नहीं था। तो कौन थे यहाँ पर? गोपाल जी थे। ठीक है, और शालिग्राम भी थे, निरंजन थे, बिहारी यहाँ पर नहीं थे। ठीक है, तो गोपाल, शालिग्राम व निरंजन जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के राज दरबार में चित्रकार थे। ठीक है, जबकि जो बिहारी मिर्जा राजा जय सिंह के राज दरबार में चित्रकार थे। बिहारी किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जय सिंह के। तो ये इसमें गलत है, 4 नंबर। छठा प्रश्न है निम्न में से कोटा शैली के अंतर्गत अर्जुन महल के भित्ति चित्रों के विषय क्या है? अर्जुन महल के भित्ति चित्रों के विषय क्या है? तो देखो, यहाँ पर शिशु को स्तनपान कराती नारी, चवर धारिणी का अंकन और अंगड़ाई लेते नारी। इसमें जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, 4 नंबर इसका राइट आंसर है।
7 नंबर है योगिनीपुर में पुष्पदत्त द्वारा चित्रित 1540 ईस्वी का ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो यहाँ पर आएगा इसमें कौन सी शैली है? आमेर शैली। ठीक है, आमेर शैली। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन है कि जोधपुर शैली में प्रेम आख्यान पर आधारित चित्रण सर्वाधिक हुआ है। तो ये तो सही बात है। जोधपुर शैली में जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव व कृष्ण चरित्र की विविधता दृष्टिगोचर होती है। तो ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में ऐसे किस शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है? पशु पक्षियों का चित्रण सर्वाधिक हुआ है, तो वह है शैली कौन सी है? बूंदी शैली। कौन सी है? बूंदी शैली। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मारो केसरियो हजारी गुजरो फूल बना सारे नजर ना लागे। उपयुक्त गीत विवाह के गीतों की किस श्रेणी में आता है? देखो गीत है एक कि मारो केसरियो हजारी गुजरो फूल बना सारे नजर ना लागे, ये गीत है। तो ये पूछ रहा है कि विवाह के गीतों की किस श्रेणी में आता है? ये जो गीत दिया है ये किस श्रेणी का गीत है? तो यह आ जाएगा कामन गीत। कौन सा है? कामन गीत। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में ऐसे कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। तो 200, तो ये महफिल गीत है 200। इसके बाद में होलार, यहाँ पर दिया है कि बुजुर्ग की मृत्यु पर गाए जाने वाला गीत, तो ये गलत है। ये जो होलार है ये शिशु के जन्म पर गाए जाने वाला गीत है। आम्बो मोरियो यानी बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। और पीपली जो है वर्षा ऋतु में तीज के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। तो ये गलत है। दूसरा होलार कौन सा है? शिशु जन्म पर गाए जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लोकगीत में ननद या भाभी के बीच स्नेहपूर्ण नोक झोंक का दर्शाया जाता है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें कौन सा है? घूघरी। कौन सा है? घूघरी। देखो ये जो घूघरी गीत है ये मांड गायन शैली में महिलाओं के द्वारा जन्मोत्सव के समय गाया जाता है। और इस गीत में ननद व भाभी के बीच में स्नेहपूर्ण नोकझोंक, प्रेम व हास्य को दर्शाया जाता है। तो इसमें जाएगा घूघरी। 13 नंबर क्वेश्चन की पर्वतीय गीत पटेलिया, लालर, माछर आदि गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जाएगा इसमें मादल वाद्य यंत्र। कौन सा है? मादल। इसमें स्त्री और पुरुष सम्मिलित होकर ये नृत्य किया जाता है। और वाद्य यंत्र कौन सा बजता है? मादल वाद्य यंत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की घेर नृत्य के संबंध में असत्य कथन है। घेर नृत्य के संबंध में असत्य कथन है। देखो यह नृत्य मुख्यतः बिलों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। कौन सा? घेर नृत्य, बिलों का ये। दूसरा है कि इस नृत्य के दौरान किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है। तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि घेर जो नृत्य किया जाता है तो इसमें ढोल, बांकिया और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और घेर नृत्य करने वाला घेरिया कहलाता है। ये सही है। इस नृत्य के दौरान नर्तक मुख्यतः सफेद अंगरखी पहनते हैं। ये भी सही है। ठीक है। बाड़मेर के अधिकांश जो घेरे हैं ये सफेद अंगियां लंबा चौका पहनते हैं। तो इसमें जाएगा कौन सा? दूसरा। 15 नंबर क्वेश्चन है, देखो सूचीवन में है राजस्थान के क्षेत्र और एक तरफ है लोक नृत्य। तो मारवाड़ में कौन सा होता है? डांडिया नृत्य। मारवाड़ का डांडिया। शेखावाटी का नृत्य कौन सा है? तो शेखावाटी में क्या जाता है? गिद्दड़ नृत्य। जालौर का कौन सा है? डोल नृत्य। और अलवर भरतपुर में बम नृत्य। ठीक है। तो देखो इसमें जाएगा 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ संबंधित वर्ग जाति। देखो तेरह ताली कामड़ जाति से संबंधित है। अग्नि नृत्य है जसनाती संप्रदाय का। फड़ कालबेलिया, तो ये गलत है। फड़ साथियों थोरी जाति का। कौन सी जाति? थोरी। ठीक है, थोरी जाति। और चक्री नृत्य है कंजरों का। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें तीसरा। क्वेश्चन नंबर 17, रसिया, फाग, बीजन, सियाड़ो और पपैयो राजस्थान की किस लोक कला के प्रकार हैं? तो यहाँ पर आएगा लोक संगीत। ठीक है, लोक संगीत के प्रकार है ये रसिया, फाग, बीजन, सियाड़ो, पपैयो। देखो
18 नंबर क्वेश्चन में एक तरफ लोकगीत हैं और एक तरफ इनके विषय। देखो बीरा, तो बीरा ये भाई बहन का प्रेम गीत है बीरा, ठीक है। चरवा ये संस्कार गीत है चरवा। और गुड़लियो, गुड़लिया की बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं पर लोकगीत हैं। और बादलिया ऋतु गीत। तो ये इस प्रकार सम्मिलित है। एक में 3 हो जाएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 4, यानी यहाँ पर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस चित्र शैली में 24 जिनों के स्वरूपों से संबंधित अनेक चित्र बनाए गए। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें सिरोही, सिरोही चित्रशैली। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से संगीत के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन है। तो यहाँ पर आएगा इसमें मन रंग। कौन है? मन रंग। 21 नंबर क्वेश्चन है 12 जिले में शहरी विकास कार्यक्रम संचालित हैं। 12 जिले में शहरी विकास कार्यक्रम संचालित हैं। तो यहाँ पर आएगा किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1977-78 में। 1977-78 में शुरुआत हुई थी, ठीक है, 12 के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में। इसका उद्देश्य क्या था? तो शहरी जनजाति का समग्र विकास करना, यानी कृषि, पशुपालन, उद्योग, वानिकी, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं इनको उपलब्ध कराना। और इसका जो संचालन है वह केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा 2 नंबर, ठीक है, शहरी विकास कार्यक्रम SDP। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित वर्ष में से असम्मिलित युग्म है। देखो पहला बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979, तो ये तो सही है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79, ये भी सही है। शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी विकास कार्यक्रम, तो ये भी ये गलत है, इसमें आ जाएगा अभी पन्ने ऊपर देखा था 1977-78 में, ठीक है, 77-78। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान 2024, तो ये भी सही है। ये तीसरा इसमें क्या है? गलत है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 1977-78 शहरी विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है कि भील समुदाय के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित युग्म है। भीलों के बारे में देखिए, पालजी या गमेती, तो ये पंचायती का मुखिया होता है, पालजी या फिर गमेती, ठीक है। इसके बाद में पाल यहाँ पर दिया है कि 8-10 मकानों का समूह है, तो ये गलत है। पाल होता है साथियों अनेक फलों का समूह है, ठीक है, वो गलत है पाल। और दापा ये वधु मूल्य है। झाड़ या पुरुषों में सापा के ऊपर पाने जाने वाला रंगीन पट्टी है, तो ये सही है, ठीक है। देखो छोटा गांव या फिर अनेक परिवार का जो समूह होता है उसको कहते हैं फला, ठीक है, क्या कहते हैं? फला। बाकी ये पाल क्या है? तो अनेक फलों का समूह कहलाता है पाल, तो ये इसमें दूसरा गलत है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम, तो देखो सबसे पहले कौन सी जाति आती है? मीणा, ठीक है। यहाँ पर पूछा संख्या के आधार पर, तो पहले कौन सी आएगी? मीणा आएगी, फिर भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया। मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, ठीक है। सबसे ज़्यादा है मीणा, फिर इनके बाद में भील, फिर ग्रासिया, फिर सहरिया, तो ये 4 नंबर आ जाएगा इसमें। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रथा रीति रिवाज संबंधित जनजाति में से असम्मिलित युग्म है। देखो मोरनी, मांडना ये मीणा से संबंधित है, ठीक है। कोगड़ी ये झांसी जनजाति से संबंधित रस्म है। और हाथी वेंडो, तो ये कंजरों से संबंधित नहीं है, हाथी वेंडो है भीलों से संबंधित, ठीक है, भील। और हुर्रे ये ग्रासियों से संबंधित है, तो यहाँ पर ये जो तीसरा ऑप्शन है ये इसमें असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः दर्ज की गई है। तो देखो इसमें पूछा है पुरुषों की, तो पुरुषों की 79.2 और महिलाओं की 52.1, यानी इसमें 4 नंबर ये सही है, ठीक है। पुरुष साक्षरता 79.2% और 2001 में थी 75.7%, और महिलाओं की 52.1% और 2001 में थी 43.9%, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना में राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों का जनसंख्या घनत्व राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की तुलना में कम था? तो यहाँ पर आ जाएगा बीकानेर और चूरू, बीकानेर चूरू, ठीक है। जनसंख्या घनत्व देखो, सर्वाधिक जनसंख्या जो घनत्व है वो जयपुर का है 595 और न्यूनतम है जैसलमेर का 17, ठीक है। और 28 नंबर की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यहाँ पर आ जाएगा डूंगरपुर, सर्वाधिक डूंगरपुर का है 93.6%, ठीक है। कितना है? 93.6%, ठीक है, सर्वाधिक डूंगरपुर का। और न्यूनतम ये जयपुर का जाएगा शायद न्यूनतम। देखो इसमें पूछा ग्रामीण, तो ग्रामीण में जाएगा डूंगरपुर। और न्यूनतम नगरीय मत है कौन सा? डूंगरपुर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों की कुल जनसंख्या में 60% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की थी? तो यहाँ पर जाएगा इसमें 3, ठीक है, 50% से अधिक, यानी यहाँ पर जाएगा एक तो बांसवाड़ा 76.4%, डूंगरपुर का 70.8% और प्रतापगढ़ का 63.4%। तो 3 जिले हैं यहाँ पर। फिर आएगा 30 नंबर कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की कुल संख्या है। तो यहाँ पर जाएगा इसमें भी 3, ठीक है, 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या, यानी 4 जिले इसमें, जयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर। 10 लाख से अधिक। और 5 लाख से अधिक वाले कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर। 31 नंबर है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में क्रमशः कुल ग्रामीण और नगरीय का लिंगानुपात था। देखो लिंगानुपात है 928, उसमें से ग्रामीण है 933 और नगरीय है 914, यानी इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित जिलों में से इस जिले में 2011 में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। तो यहाँ पर आएगा इसमें नागौर, सबसे कम नागौर का 0.31%। कितना है? 0.31%, ठीक है, 0.31%। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम है बांसवाड़ा का 76.4%। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस या किन जिले या जिलों में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या 10 की वृद्धि दर 30% से अधिक दर्ज की गई है? 30% से अधिक। देखो इसमें आएगा एक तो कौन सा है? बाड़मेर और जैसलमेर, ठीक है। बाड़मेर की बात करें अपन तो 32.5% बाड़मेर का है और जैसलमेर का 31.8% जैसलमेर का है, ठीक है। 30% से अधिक की बात हो रही है ना, क्योंकि फिर जोधपुर का तीसरा स्थान है जिसमें 27.7% है और फिर बांसवाड़ा आता है 26.5%। तो ये तो बात हो गई 30% से अधिक। और अगर न्यूनतम अपन बात करें तो न्यूनतम देखो गंगानगर का 10% है, 10 की वृद्धि दर। फिर झुंझुनू का है 11.7%, फिर पाली का 11.9%, फिर बूंदी का 15.4%। तो यहाँ पर बाड़मेर फिर जैसलमेर। देखो बांसवाड़ा का तो कितना है? तो इसका तो बांसवाड़ा का 26.2% ही है और यहाँ पर बात हो रही 30% से अधिक। तो ये तो नहीं आएगा, इसमें ए और बी आ जाएगा, ए और बी, ठीक है। इसमें आ जाएगा 3 नंबर, ठीक है। इसमें आ जाएगा 3 नंबर, ए और बी।
34 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में साक्षरता दर क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम है। बात हो रही है साक्षरता दर की। तो अधिकतम कहाँ की है, कोटा की है, ठीक है, अधिकतम कोटा, और न्यूनतम है कहाँ की, जालौर की। तो इसमें जाएगा कोटा और जालौर। देख कोटा की है कितनी, तो कोटा की है 76.6%, और जालौर की बात करें तो जालौर की न्यूनतम है 54.9%, ठीक है, साक्षरता दर। सर्वाधिक कोटा की 76.6%, फिर न्यूनतम जालौर की 54.9%, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में उन 2 जिलों के नाम बताइए जहां पर ग्रामीण साक्षरता दर अधिकतम और न्यूनतम रही है। देखिए अधिकतम कहाँ की रही थी, झुंझुनू की, ठीक है, और न्यूनतम सिरोही। देखो झुंझुनू की अगर बात करें अपन झुंझुनू, तो झुंझुनू की है 73.4%, ठीक है, और ये सिरोही की न्यूनतम है 49.0%, ठीक है। बात हो रही ग्रामीण की, ग्रामीण झुंझुनू और सिरोही, और शहरी में अगर बात करें अपन तो सर्वाधिक उदयपुर की और न्यूनतम थी नागौर, ठीक है। सर्वाधिक शहरी में 87.7% उदयपुर और न्यूनतम नागौर 70.6%, यह शहरी की बात है। और ग्रामीण झुंझुनू और सिरोही पूछ रहा है, ग्रामीण तो झुंझुनू और सिरोही। क्वेश्चन नंबर 36, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम बाल लिंगानुपात है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात, तो न्यूनतम आ जाएगा झुंझुनू में, और झुंझुनू का कितना है 837 बाल लिंगानुपात है न्यूनतम झुंझुनू का, ठीक है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है बांसवाड़ा का 934 है, सर्वाधिक बांसवाड़ा का 934, और न्यूनतम है झुंझुनू का 837। और शिशु लिंगानुपात कितना है, कुल 888 है, ठीक है, कुल है 888, जिसमें सर्वाधिक है कहाँ का 934 है बांसवाड़ा का, और न्यूनतम है झुंझुनू का 837। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था। 401 से 500 के मध्य, पूछ रहा है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 401 से 500 के मध्य था, तो इसमें जाएगा अलवर दौसा। कौन सा है, अलवर दौसा, अलवर दौसा। और अलवर की बात करें अपन तो अलवर का था कितना 438, और वही दौसा का 476, दौसा का 476, 401 से 500 के मध्य, तो ये दो ही जिले हैं 438 और 476, ठीक है, 401 से 500 के मध्य में अलवर का 438 और दौसा 476। फिर 398 धौलपुर का है, 397 बांसवाड़ा का है, और जयपुर का तो 595 है, और भरतपुर का है 503। इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व है। क्वेश्चन नंबर 38, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है। देखो नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है यहाँ पर कितनी 1.5%, वृद्धि कितनी हुई है 1.5% की। देखो 2001 में अपन देखें तो यहाँ थी 39%, ठीक है 39%, और 2011 की बात करें अपन तो यहाँ पर ये बढ़ करके 24.90% हो गई। तो वृद्धि हुई है कितनी की, वृद्धि हुई है इसमें 1.51% की, ठीक है, तो 1.5 आ जाएगा इसमें राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम की
चयन कीजिए। सही अवरोही क्रम देखो, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, 2 नंबर आ जाएगा इसमें। देखो पाली का यहाँ पर अपन देखिए 987, पाली 987। टोंक का बात करें अपन तो टोंक है 952, दौसा है 905 और फिर अलवर का है 895। ठीक है, 895। तो ये अवरोही क्रम है, पाली, टोंक, दौसा, अलवर, लिंगानुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी। देखो, ग्रामीण क्षेत्र में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी तो वह थी कहाँ पर, कोटा में। ठीक है, कहाँ थी, कोटा ग्रामीण में, और यहाँ पर थी कोटा की कितनी, 6.1%, 6.1% कोटा। और सर्वाधिक जैसलमेर की थी सर्वाधिक, और यहाँ पर थी 34 पॉइंट, ग्रामीण के अंदर 34.5%, ये तो थी ग्रामीण क्षेत्र में। और नगरीय की बात करें तो नगरीय में अलवर में थी सर्वाधिक 50.5% और न्यूनतम थी डूंगरपुर में 9.8%। ठीक है, नगरीय अलवर सर्वाधिक और न्यूनतम डूंगरपुर, और ग्रामीण में जैसलमेर सर्वाधिक और न्यूनतम है कोटा में 6.1%। और पूछ रहा है कहा कि 10 के जनसंख्या ग्रामीण की, तो यहाँ पर जाएगा इसमें कोटा न्यूनतम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, वर्ष 2026-27 के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था 21.52 लाख करोड़ रुपए हो गई, जिसमें गत वर्ष से 50% की वृद्धि हुई 26-27। और इधर है कि बजट 2026-27 के अनुसार राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 रुपये स्थिर प्रचलित हो गई है। देखो, ये तो सही है, बी तो। ठीक है, देखो ये ए गलत है इसमें। ठीक है, बी सही है, बी सही है, ए गलत है, केवल यहाँ पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजस्थान बजट 2026-27 में विकसित राजस्थान 2047 के सपने को साकार करने हेतु 4 प्रमुख हितधारकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा हितधारक नहीं है, कौन सा हितधारक नहीं है? तो गरीब है, युवा है, नारी शक्ति है, लेकिन उद्यमी नहीं है। ये तीसरा नहीं है इसमें, उद्यमी। ठीक है, देखो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये 4 है। इसमें से कौन सा नहीं है? उद्यमी नहीं है। देखो इसकी ट्रिक है, देखो इसकी ट्रिक है कौन सी? ज्ञान, GYAN, ज्ञान। ठीक है, ये ज्ञान। देखो जी से गरीब, ठीक है, जी से गरीब, वाई से युवा, वाई से युवा, और ए से है अन्नदाता। कौन सा? ए से अन्नदाता, अन्नदाता। और ये जो एन है, एन से है नारी शक्ति। ठीक है, ये उद्यमी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 43, पूछ रहा है कि राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो देखो, वर्ष 2026-27 में 250 नए अटल प्रगति पथों के निर्माण हेतु 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कितने का? 500 करोड़ का। तो ये सही है। 2046 तक प्रदेश में रोबस्ट गवर्नेंस, सस्टेनेबल कंजर्वेशन एवं इक्विटेबल यूटिलाइजेशन के माध्यम से जल सुरक्षा का लक्ष्य रखा गया है। तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी योजना के तहत प्रदेश के समस्त शहरों के मास्टर प्लान में दर्शाए गए पेरी अर्बन एरिया के 5,245 गाँवों को शामिल किया गया है। तो यही गलत है इसमें। यहाँ पर कितने गाँव थे इसमें सम्मिलित किया गया? 6,245 गाँव।
ठीक है, 6245 गाँवों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये तीसरा यहाँ पर गलत है। और चौथा है कि अमृत 2.0 योजना के तहत आगामी 3 लाख पेयजल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। तो ये भी सही है, ये गलत है। ठीक है, इसमें कितना आएगा? 6245 गाँव। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय निकायों राज्य के उपक्रमों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इनोवेटिव फाइनेंसिंग सुलभ कराने हेतु किस फंड की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर जाएगा राज सेतु फंड। कौन सा है? राज सेतु फंड। क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, राजस्थान बजट 2026-27 के अनुसार निम्न में से किस या किन स्थानों पर नवीन औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों का विकास किया जाएगा? तो निवाई टोंक में, बिजोली धौलपुर में और बिनाई अजमेर में। तो सांगानेर जयपुर में नहीं किया जाएगा। तो जयपुर, अजमेर, डीडवाना, कुचामन है, टोंक में निवाई के अंदर। देखो कहाँ पर है, ये पूरा बता देता हूँ आपको। देखो जयपुर के अंदर तो कहाँ पर है? जयपुर में आएगा ये फागी, चौमू, मौजमाबाद और दूदू। ठीक है, अजमेर के अंदर बिनाई में है। डीडवाना जो कुचामन है इसमें परबतसर में जाएगा। और टोंक में जाएगा निवाई के अंदर। फलोदी में आएगा आओ और फलोदी। खेरतल तिजारा में जाएगा मुंडावर के अंदर। कोटपुतली बहरोड में जाएगा निमराना के अंदर। कोटा में रामगंज मंडी लाडपुरा के अंदर। और धौलपुर में बिजोली। और सीकर में तथा रामगढ़ तहसील। तो कौन सा नहीं है इसमें? सांगानेर जयपुर। ए, बी और डी सही है इसमें। ए, बी, डी 3 नंबर। ठीक है, ए, बी, डी। क्वेश्चन नंबर 46। असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो, नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए अंतर विभागीय समन्वित कार्यक्रम राज सवेरा। कौन सा है? राज सवेरा। तो सही है पहला, राज सवेरा चलाया जाएगा। दूसरा है कि घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के परिवारों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा हेतु कार्यक्रम राज उम्मीद। उम्मीद नहीं है साथियों। ठीक है, क्या जाएगा? राज पहल। राज पहल। तो यह जाएगा कौन सा? राज पहल कार्यक्रम। राज पहल ये चलाया जाएगा। और सड़क दुर्घटना, प्रसूति, हार्ट अटैक, देशी आपात स्थितियों में मरीजों को त्वरित उपचार हेतु राज सुरक्षा यानी राज सुरक्षा चलाया जाएगा यहाँ पर। और नीचे हैं कि सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के दीर्घकालिक लक्ष्य की प्राप्ति तथा अवसाद, चिंता, आत्महत्या आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रम राज ममता। तो यह राज ममता भी सही है। ठीक है, इसमें जाएगा दूसरा। इसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है। देखो 47 नंबर। राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 26-27। मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के अंतर्गत राज्य की लखपति दीदियों को ब्याज अनुदान पर दिए जा रहे ऋण की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जाएगी। तो ये गलत है पहला ही। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 लाख से बढ़ा करके ये 1.5 लाख कर दी जाएगी। 1.5 लाख ठीक है की जाएगी। तो ये 2 लाख नहीं है, 1.5 लाख है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महिला SHG को दिए जाने वाले ऋण की सीमा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए किया जाएगा। ये सही है। और राज्य के कार्यालयों में महिला कार्मिकों को तनाव मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यालय में उनके 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल हेतु चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। तो ये भी सही है। यानी यहाँ पर बी और सी सही है, बाकी ये तो गलत हो गया। बी और सी सही है। 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार राजस्थान का राजकोषीय घाटा GSDP का कितना % अनुमानित है? तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 3.69%। 3.69% GSDP। ठीक है, राजकोषीय घाटा। क्वेश्चन नंबर 49।
देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, खुंडी जैसलमेर में अल्ट्रा लग्जरी स्पेशल टूरिज्म जोन विकसित किया जाएगा। कहाँ पर? खुंडी जैसलमेर में। तो ये तो सही है। सीकर में वार म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। नहीं साथियों, ये गलत है। वार म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? झुंझुनू के अंदर, झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू। बांसवाड़ा और उदयपुर जिला मुख्यालय पर लघु वन उत्पाद प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये सही है। कोटा विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा शोध पीठ की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है। ए, सी और डी सही है इसमें। ए, सी, डी 3 नंबर। इसके बाद एक 50 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 2026-27 के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। जयपुर में जल प्रबंधन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर? जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ये तो सही है। उदयपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। नहीं, उदयपुर में नहीं, ये जोधपुर में की जाएगी। कहाँ पर? जोधपुर में। जोधपुर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। नाथद्वारा में रणपुंजा जनजाति खेल अकादमी की स्थापना की जाएगी। ये सही है। और राजस्थान में एग्रो फॉरेस्ट्री के पौधे तैयार करने हेतु जोधपुर, पाली एवं कोटा में हाई टेक नर्सरीज की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है। तो ये दूसरा यहाँ पर गलत, इसमें जाएगा जोधपुर। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 है कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं तो वो होती है जनन अवस्था। कौन सी है? जनन अवस्था। और इसका समय है 11 वर्ष के बाद, 11 वर्ष से आगे। ठीक है, 11 वर्ष के बाद में। तो ये कौन सी है? जनन अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि इडिप्स मनोग्रंथि मनोलैंगिक विकास के किस चरण से जुड़ी हुई है? देखिए, इसमें जाएगा शिशनीय अवस्था। कौन सी है? शिशनीय अवस्था। इडिप्स मनोग्रंथि। तो ये लड़कियों में पाई जाती है इडिप्स या ओडिप्स ग्रंथि। ठीक, जिसमें माता के प्रति प्रेम किया जाता है। और लड़कों में होती है कौन सी? इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, जिसमें पिता के प्रति प्रेम होता है लड़कियों में। और अच्छा, लड़कियों में तो होती है इलेक्ट्रा, और लड़की में होती है ओडिप्स या इडिप्स मनोग्रंथि, जिसमें माता के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है। ठीक, इसमें जाएगी ये शिशनीय अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि मानव की 28 आवश्यकताओं को आधार मानकर व्यक्तित्व परीक्षण देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर जाएगा हेनरी मर्रे या हेनरी मुर्रे का जो 80 परीक्षण दिया था इन्होंने, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसमें 28 मानवीय आवश्यकता का मापन होता है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि व्यक्तित्व कारकों के संदर्भ में दूसरों पर विश्वास करना, स्पष्टवादिता और विनम्रता जैसी विशेषताओं का द्योतक है। तो इसमें जाएगा सहमतता। सहमतता। क्वेश्चन नंबर 55, व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? व्यक्तित्व अध्ययन की शील गुण विधि के जनक, तो इसमें जाएगा ऑलपोर्ट। कौन है? ऑलपोर्ट। 56 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? तो यह जाएगा मुर्रे और मॉर्गन। मुर्रे मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 57,
देखिए, ओलपोर्ट के व्यक्तित्व गुण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कॉमन ट्राइट्स, देखो सामान्य गुण यानी वे गुण जो समाज के कई व्यक्तियों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं और जिनकी तुलना की जा सकती है, तो ये तो सही है, ठीक है। यूनिक ट्राइट्स यानी पर्सनल डिस्पोजिशन, विशिष्ट गुण व्यक्तिगत प्रवृत्तियाँ की वे गुण हैं जो व्यक्ति की अलग अलग पहचान बनाते हैं, तो ये भी सही है। और कार्डिनल ट्रेट्स, प्रधान गुण, देखो ये इसमें ये गलत है, यहाँ पर पहला और दूसरा ही सही है, एक और दो सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसमें जाएगा शेल्डन और क्रेसमर, शेल्डन क्रेसमर। शारीरिक संरचना के आधार पर देखो, इसमें व्यक्तित्व के कितने प्रकार थे? 4। एक था पिकनिक, एक था एस्थेनिक, एक था एथलेटिक और एक था डायप्लास्टिक, ठीक है। ये 4 प्रकार दिए थे शेल्डन और क्रेसमर ने, पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डायप्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 59, एक व्यक्ति जिसे अपने अंदर समलैंगिक आकर्षण का भय है वह सार्वजनिक रूप से अत्यधिक समलैंगिक विरोधी होमोफोबिक विचार व्यक्त करता है, यह किस डिफेंस मैकेनिज्म का उदाहरण है? तो इसमें जाएगा कौन सा? प्रतिक्रिया निर्माण। कौन सा है? प्रतिक्रिया निर्माण। क्वेश्चन नंबर 60, रोरसा सहायक दबाव परीक्षण प्रक्षेप विधियों की किस श्रेणी में आता है? किस श्रेणी में आएगा ये आएगा शास्त्रीय परीक्षण में। क्वेश्चन नंबर 61 है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए ओलपोर्ट की व्यक्ति की परिभाषा को पूरा करें। एक परिभाषा दी हुई है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन, तो यहाँ पर आएगा उन मनोदेहिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के प्रति अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इसमें जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन 62 नंबर, अहम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अहम कार्य करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? वास्तविकता के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कर्मचारी अपने बॉस से अत्यधिक नाराज है, लेकिन नौकरी खोने के डर से वह कुछ नहीं कहता। घर आकर वह अपने छोटे भाई पर गुस्सा निकालता है। बाद में माता पिता के कहने पर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वह अनुशासित बने। साथ ही वह अपने अंदर के गुस्से को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि असल में बॉस ही मुझसे नफरत करता है। इस स्थिति में कौन से रक्षा तंत्र कार्य कर रहे हैं? देखिए, इसमें जाएगा विस्थापन, युक्तिकरण प्लस प्रक्षेपण। 1 नंबर आएगा इसमें। ठीक है, विस्थापन, युक्तिकरण, प्रक्षेपण। विस्थापन क्या होता है? देखो, ये एक प्रकार की रक्षात्मक युक्ति है। कौन सी? विस्थापन। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति सामग्रिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति या स्थान पर प्रतिस्थापित कर देता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये कहता है विस्थापन। युक्तिकरण, इसको कहते हैं तर्कसंगतिकरण, इसको कहते हैं उचित स्थापन। इसमें वही बात है कि लोमड़ी की कहानी सुनी होगी आपने कि अंगूर खट्टा है, ठीक है, यानी उचित स्थापन, बहाना बनाना। तो इसमें युक्तिकरण होती है बहाना बनाना। प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण या आरोपण, वही कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, दोषारोपण करना। तो यहाँ पर जाएगा विस्थापन और युक्तिकरण और प्रक्षेपण। 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 64, एक व्यक्ति में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। देखिए कि शरीर दुबला पतला है और जल्दी थक जाता है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आता है और शरीर में गर्मी दिख रहती है। साथ ही कभी कभी आलस्य और भारीपन भी महसूस होता है। आयुर्वेद के अनुसार यह स्थिति किसका संकेत देती है? तो इसमें आ जाएगा वात पित्त कफ
तीनों दोषों का असंतुलन, वात पित्त कफ। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने कारक विश्लेषण उपागम के आधार पर व्यक्तिगत प्रश्नावली का निर्माण किया? तो यहाँ पर आएगा केटल। कौन है? केटल। 16 PF प्रश्नावली। परसोना का अर्थ क्या है? तो परसोना क्या है? मुखौटा। क्या है? मुखौटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, L, F और K वैधता मापनीय निम्न में से किस परीक्षण का भाग है? तो इसमें आ जाएगा MMPI। MMPI, ठीक है। देखो MMPI यानी मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, और इसका निर्माण कब किया गया था? 1940 में। 1940 के दशक में हेथवे और मैकिनले नामक 2 व्यक्तियों ने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में किया था, जिसमें L, F, K हैं, और ये मनोरोग से संबंधित 10 उपमापनीय हैं, जिनके आधार पर ही व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पर जाएगा इसमें 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 68, ठीक है, सूची 1 में है मनोवैज्ञानिकों का नाम, और इधर है परीक्षण विकसित किया, यानी मार्गन मुर्रे। तो मार्गन मुर्रे TAT, ठीक है। केटल जाएगा 16 PF। हाथावे मैकिनले, तो अभी अपन ने देखा MMPI, और रोजेनवेगी ये चित्रगत कुंठा परीक्षण। तो देखो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सम्मिलित है? यानी टाइप A व्यक्तित्व, अत्यधिक तनाव, कौन सी हृदय रोगी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं? टाइप C व्यक्तित्व यानी कैंसर जैसे रोग के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और टाइप D ये इस व्यक्तित्व वाले लोगों में अवसाद के प्रति प्रवणता पाई जाती है, ठीक है। और टाइप B वाले जो होते हैं, इसमें संवेगात्मक रूप से स्थिर, शांत चित्त, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त जीवन व्यतीत करने वाली ये यथार्थवादी दृष्टिकोण वाले होते हैं। तो ये तीनों सही है, A, B और C, यानी यहाँ पर जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है, किसने व्यक्तित्व विशेषकों को प्रमुख, केंद्रीय और गौण विशेषकों के रूप में वर्गीकृत किया था? किसने किया था? तो यह जाएगा आलपोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के वक्तव्यों पर विचार कीजिए। देखो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? नुब्रा घाटी में। तो सही है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी ये भी सही है, ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में। राकापोसी लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। तो यहाँ पर तीनों की तीनों सही है, A, B, C। क्वेश्चन नंबर 72, देखो 72 में सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है, यानी एक तरफ भू आकृतिक प्रदेश और एक तरफ इनके भू दृश्य। देखो शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के अंदर जाएगी कौन सी? डाफला मिसमी पहाड़ियाँ। लघु हिमालय में कांगड़ा कुल्लू घाटियाँ जाएगी, और वृहद हिमालय जो है इसमें कंचनजंगा ग्लेशियर जाएगा, और ट्रांस हिमालय इसमें जाएगा जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी देखो 1 में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। दक्षिण से उत्तर, तो देखो इसमें जाएगी मिजो, नागा, मिकिर, डाफला। ठीक है, मिजो, फिर नागा, फिर मिस्कर, फिर डाफला। दक्षिण से उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 है, कुमाऊं हिमालय का विस्तार कौन सी नदियों के मध्य है? कुमाऊं हिमालय तो ये सतलज और
काली नदी, सतलज काली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। पश्चिम से पूर्व यहाँ पर आएगा, इसमें देखो जोजिला, पीर पंजाल, बारालाचा, सिपकिल्ला। जोजिला, पीर पंजाल, बारालाचा, सिपकिल्ला। चिंतन नंबर है, शिवालिक के दक्षिण में गिरिपाद क्षेत्र में समानांतर रूप से फैली 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टिका कहलाती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें बाबर। क्या है? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असममित युग्म की पहचान कीजिए। देखो चाड़, असम मैदान में उपजाऊ कृषि भूमि चाड़ कहलाती है, सही है। चर, ज्वारे जल में डूबने वाली उच्च भूमि चर कहलाती है, ये भी सही है। देखो बुढ़, लवणीय मैदानी भूमि ये नहीं है। बुढ़ होती है बांग्ला प्रदेश, यानी उच्च मैदानों की शुष्क भागों में टीले, इसको कहते हैं बुढ़। और बेट, बेट होती है खादर या बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, ठीक है। देखो लवणीय जो मैदानी भूमि है इसको तो कहते हैं, क्या कहते हैं? रेहा, रेहा या फिर कलर कहते हैं। और बूढ़ क्या होता है? बूढ़ होता है बांग्ला प्रदेश या फिर उच्च मैदानों के शुष्क भागों में टीले को कहते हैं बूढ़। तो ये तीसरा गलत है इसमें, बाकी ये सही है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। देखो मेसोजोइक काल में यह 33 सागर का हिस्सा था, ठीक है। तो सही है ये। तो पोगोंग सो, सोम, सोमुरीरी आदि लवणीय जिले इस क्षेत्र में स्थित हैं। तो ये गलत है, क्योंकि पोगोंगसो और सोमुरीरी ये आदि लवणीय जिले पंजाब, कश्मीर, हिमालय में स्थित है। कहाँ पर है ये? पंजाब, कश्मीर, हिमालय में। इस प्रदेश का ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है, ये भी सही है। यानी ए और सी तो सही है, बाकी बी गलत है। ये पंजाब, कश्मीर, हिमालय में है। पोगोंगसो और सोमुरीरी लवणीय जिले। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 79, सम्मिलित करना है। एक तरफ पर्वत श्रेणी है, एक तरफ प्रायद्वीपीय प्रदेश के समक्ष अवस्थिति। देखो पहले कार्डमम पहाड़ियाँ, यह है दक्षिण में। अरावली श्रेणी ये उत्तर पश्चिम में है, अरावली। राजमहल पहाड़ियाँ पूर्व में है और गिर पहाड़ियाँ पश्चिम में है, ठीक है। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 80, नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कर्नाटक पठार का पश्चिमी भाग मालनाड कहलाता है, सही है। छोटा नागपुर पठार में पाटभूमि पाई जाती है, ये भी सही है। रायलसीमा पठार के उत्तर में कृष्णा नदी प्रवाहित होती है, ये भी सही है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है, बस्तर का पठार, तो ये भी सही है यहाँ पर तो, ठीक है। सभी के सभी सम्मिलित हैं 80 में, ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 81, सीन कोट दर्रा किन 2 नगरों को आपस में जोड़ता है? देखिए कौन सा है? सीन कोट दर्रा, तो यह पर आ जाएगा तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है ये, ठीक है। मुंबई को नासिक से कौन सा जोड़ता है? थालगाट, यहाँ पर आ जाएगा थालगाट दर्रा। और कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है पालघाट, ये यहाँ पर आ जाएगा पालघाट। और मुंबई को पुणे से ये आ जाएगा बोरघाट, बोरघाट। और तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है सीनकोट, इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 की निम्नलिखित पर्वत चोटियां ऊंचाई में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। असम्मिलित, देखो दोदा बेटा 2437 मीटर, दोदा बेटा, और ये कहाँ पर? तमिलनाडु में, ठीक है, दोदा बेटा। अनाईमुड़ी केरल के अंदर 2495 मीटर। अरमाकोंडा 1680 मीटर आंध्र प्रदेश के अंदर। महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है, और ये है कितनी? 1500 मीटर। महेंद्रगिरी 1500 मीटर, और ये जाएगी कहाँ पर? उड़ीसा। महेंद्रगिरी उड़ीसा,
अरमाकोंडा आंध्र प्रदेश, अनाईमुड़ी केरल, दोदाबेटा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 83 देखो, भारत स्थित तटीय मैदान के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। पहला है कि मालाबार तट कयाल स्थलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? मालाबार तट, ये तो सही है। वर्कला बीच पश्चिमी बंगाल में स्थित है। नहीं, ये गलत है। वर्कला बीच पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि केरल में है। कहाँ पर? केरल। और पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़ा है। तो ये कम चौड़ा नहीं है बल्कि अधिक चौड़ा है, कम नहीं है, अधिक है। उत्कल तट कोरोमंडल तट के मैदान का उपप्रदेश है। तो ये भी गलत है। उत्कल तट है उत्तरी सरकारी तटीय मैदान का उपप्रदेश। उत्तरी सरकार तटीय मैदान का उपप्रदेश है उत्कल तट। तो ये तीनों गलत है। यहाँ पर केवल ए सही है, केवल ए सही है। इसमें आ जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। देखो, सत्य नहीं है। तो रीची व लबरिंद द्वीप बंगाली खाड़ी में स्थित है। ये तो सही है। 8 डिग्री चैनल मेनिकाय को मालदीव से अलग करता है। ये भी सही है। माउंट थुइलर शिखर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ये भी सही है। फिर गलत है चौथा क्या है? लक्षद्वीप समूह पर्वतीय द्वीप का उदाहरण है। नहीं साथियों, ये गलत है। लक्षद्वीप समूह एक समुद्री जीव परवाल मूंगा करेल के कवच के जमाव से निर्मित द्वीप है, पर्वतीय द्वीप नहीं है। ठीक है, समुद्री जीव परवाल मूंगा या फिर करेल के कवच के जमाव से निर्मित द्वीप है ये। 85 इसमें पूछा है निम्न में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए, यानी प्राकृतिक भूदृश्य और अवस्थिति। तो बेरन द्वीप मध्य अंडमान बेरन द्वीप, सैंडल पीक है उत्तरी अंडमान, नारकोंडम दक्षिण अंडमान नहीं है, यह जाएगा उत्तरी अंडमान उत्तरी। और इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार। तो इसमें ये 3 नंबर असम्मिलित है। यह जाएगा उत्तरी अंडमान में है नारकोंडम। क्वेश्चन नंबर 86 जब सभी दिशाओं की नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो यह अपवाह प्रतिरूप निरूपित करेगा। अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप को। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है। पहला सही है। चिनाब नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से होता है। ये भी सही है। तुर्रम तोची श्योक आदि सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। देखो, तुर्रम तोची श्योक, तुर्रम तोची ये बाईं ओर की नहीं है, ये दाईं ओर की नदियां हैं। ठीक है, यह है दाईं ओर की नदियां, दाईं ओर की। और 20 दोआब व्यास व सतलज नदियों के मध्य हैं। तो ये तो सही है, ये सी गलत है। इसमें ए बी और डी सही है, ए बी डी 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पंच प्रयागों में सम्मिलित नंद प्रयाग कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? नंद प्रयाग, देखो नंद प्रयाग साथियों नंदाकिनी और अलकनंदा के बीच, नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग। देखो धौली गंगा और अलकनंदा, यहाँ पर धौली गंगा अलकनंदा, यहाँ पर कौन सा है? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। और पिंडार अलकनंदा यहाँ पर आ जाएगा कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी व अलकनंदा यहाँ पर आ जाएगा रुद्र प्रयाग। कौन सा है? रुद्र प्रयाग। और एक कौन सा है? देव प्रयाग, जो भागीरथी और अलकनंदा
देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। और नंदा की और अलकनंदा यहाँ पर आ जाएगा नंदप्रयाग। ठीक है, तो ये 5 प्रयाग हैं। और कौन सी नदी आ जाएगी यहाँ पर? गंगा नदी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 89। देखो पूछ रहा है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो रुहेलखंड रामगंगा व गोमती नदियों के मध्य है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा मिथिला बूढ़ी गंडक और कोसी नदियों के मध्य। मिथिला बूढ़ी गंडक कोसी। अवध गंगा यमुना नदी, तो ये गलत है। ठीक है, देखो अवध जो है साथियों, अवध में जाएगी गोमती घाघरा। कौन सी है? गोमती प्लस घाघरा। गोमती और घाघरा के मध्य है ये, गोमती और घाघरा के मध्य। और सारण जो है गंडक और बूढ़ी गंडक नदियों के मध्य है। गंगा व यमुना, देखो गंगा यमुना के मध्य में कौन सा है? तो यहाँ पर जाएगा गंगा यमुना दोआब है। कौन सा है? गंगा यमुना दोआब। तो ये तीसरा इसमें गोमती और घाघरा जाएगा, इसमें असम्मिलित है अवध वाला। इसके बाद की क्वेश्चन नंबर 90। गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो महानंदा गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है। कौन सी? महानंदा। टोंस, तमसा, पुनपुन आदि गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ये भी सही है। गंगा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन दूसरी नहीं है। ठीक है, पहली है भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी सही है। तो ये 3 नंबर इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 91। सम्मिलित करना है नदी और उद्गम स्थान। देखो कृष्णा का होता है कहाँ पर? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महानदी अमरकंटक, छत्तीसगढ़। बैतरणी या जाए केयोंझर पहाड़ी, उड़ीसा। और पेरियार अन्नामलाई पहाड़ी, केरल। ठीक है, तो 1 में 4, फिर 1, फिर 3, 2, 4, 1, 3, 2। ऑप्शन नंबर दूसरा। 92 नंबर क्वेश्चन के प्रायद्वीपीय प्रदेश के निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित क्रम की पहचान कीजिए। इसमें जाएगा पेन्नार, कावेरी, वेगई और ताम्रपर्णी। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित झील अवस्थिति में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो शेषनाग जम्मू कश्मीर, मेमानद केरल, लोकटक मिजोरम नहीं है, ये लग जाएगी लोकटक मणिपुर। और सूरजकुंड हरियाणा, ये सही है। ये तीसरा इसमें क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से विवर्तनी की झील का उदाहरण है। तो एक तो बुल्लर झील है, एक है पेनगोंग तसो, ए और बी। इसमें जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित नदी सहायक नदियों में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो गोदावरी, पेनगंगा, वर्धा। महानदी ओंग चोंग। और कामेंग और सुबनगिरी, तो ये दामोदर नहीं है, यहाँ पर आ जाएगी सहायक नदी है। ये दोनों किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है, ब्रह्मपुत्र की है। और कावेरी की है कबिनी और सुवर्णावती। ठीक है, कामेंग और सुबनसिरी ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित जलप्रपात अवस्थिति में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो जोग और गरसोपा कर्नाटक के अंदर है। धुआंधार ये गुजरात में नहीं है, यह है MP के अंदर। ठीक है, जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। होगेन काल तमिलनाडु के अंदर है और चित्रकूट छत्तीसगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर जाइए 2 नंबर क्या है इसमें असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 97। देखो सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है। नहीं, एक तरफ परियोजना है और एक तरफ पर संबंधित नदी। उक्काई परियोजना उक्काई है ताप्ती नदी पर।
इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है, तुलबुल झेलम नदी, और दुलस्ती है चिनाब नदी पर। देखिए एक में आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 1, 3। कौन सा हो जाएगा इसमें? 4, 2, 1, 3, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां हैं। अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियां कौन कौन सी है? देखो सभी है, पोनानी है, शरावती है, जुआरी है, साबरमती है। ठीक है, ये सभी के सभी है अरब सागर अपवाह तंत्र की नदियां। A, B, C, D 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इस नदी का उद्गम चेमोयुंगडुंग हिमनद से होता है। भारत की सर्वाधिक जलमात्रा वाली नदी है। दिहांग व लोहित इसके बाएं तट की सहायक नदियां हैं। उपयुक्त विशेषता कौन सी नदी को वर्णित करती हैं? तो यहाँ पर आ जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। और आज का लास्ट प्रश्न, और इससे पहले अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो सब्सक्राइबर भी कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है तो इतना तो आपका भी हक बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन नहीं है। असत्य कथन नहीं है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालय नदी तंत्र की तुलना में नवीन है। नवीन है, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य डाल दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और तीसरा कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अनुवर्ती अध्यारोपित तथा पुनर्वनित अफवाह का उदाहरण है। ये गलत है इसमें। और गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें 3 नंबर क्या है? गलत है। ठीक है, तो ये थे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कुल मिलाकर के कितने टेस्ट हो गए? माइनर 4 टेस्ट हो गए। और चारों टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं आपने देखे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जो कलाम एकेडमी आरपीएससी की तर्ज पर प्रश्न बना रही है। ठीक है, तो सभी साथी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जो है ना जरूर कर लेंगे, क्योंकि पीडीएफ आती है आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है, सॉल्यूशन भी आपको बाद में करवाया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। बने रहिए आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल के साथ में।